बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रगड़ा लगाना शुरू कर दें पास पेपर्स को। पास पेपर क्वेश्चन 14 से शुरू करें। भाईजान पास पेपर को रगड़ा लगाना शुरू कर दें, खत्म होगी बात बस। अच्छा अभी पहले अपना काम कर लो, अपने ऊपर सवार। पेज नंबर 515। शुक्रिया जी हाइब्रिड वाले हजरात, आप हजरात तशरीफ लाए। मैं इधर बैठ के आपको शाबाश दे रहा हूं उधर। बस भाईजान रगड़ा लगाना शुरू कर दें पास पेपर्स को। दानिश आ जाओ आगे, बस शुरू कर दें, बहुत होगी अब। पेज 515। प्रिपेयर द। अच्छा मैं चाहता हूँ यार चीज़ें ज़रा कंफर्टेबली आराम से वाइंड अप हो जाएं, पर रिलैक्स करके बिल्कुल पास पेपर करने हैं, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, टाइम लग जाए खैर है, लेकिन पास पेपर ये तीनों सवाल करने हैं, 12, 13, 14। पेज नंबर 515। प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एफएल टू रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ईयर एंड 31 दिसंबर 22 है। शामिर साल ख़त्म होने से 2 महीने पहले, अल्लाह का शुक्र है इस क्लास का पिछले से ताल्लुक नहीं। ऑन यकम नवंबर 22 एफएल सोल्ड अ लग्जरी याच। याच क्या होती है? कोई जहाज टाइप, किश्ती टाइप। सोल्ड अ लग्जरी याच टू गामा, गैमा नहीं ਅਸੀਂ गामा लिया, टू गामा लिमिटेड फॉर ₹100 मिलियन ऑन कैश। 515। भाई आपने ना कैश की डेट और डिलीवरी की डेट ज़रा नज़र मार के रखनी है बस। ऑन यकम, भाई मुझे एक एक करके अब साहब को निकालना पड़ेगा। ऑन यकम नवंबर 2022 एफएल सोल्ड अ लग्जरी याच टू गामा फॉर 100 मिलियन ऑन कैश। अंडरलाइन करें सोल्ड भी, ननकाना भाई अंडरलाइन करें ऑन कैश भी। इस क्लास में मैं किसी को निकाल रहा हूं, मुनासिब नहीं लगेगा। ऑन कैश। एफएल ऑल्सो प्रोवाइडेड जीएल विद अ 5 मिलियन डिस्काउंट वाउचर। डिस्काउंट वाउचर की वैल्यू उसने निकलवाई या बस वैल्यू दे दी? एफएल ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ 5 मिलियन डिस्काउंट वाउचर, एक 5 मिलियन वाला डिस्काउंट वाउचर पकड़ा दिया। फॉर एनी इंटीरियर डिजाइन वर्क ऑन याच विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कौन से? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगले साल तक इसकी रिपेयर भी करवाने आ सकते हो तुम। उसका डिस्काउंट वाउचर आपको दे दिया 5 मिलियन का। देयर इज 80% लाइकलीहुड दैट जीएल विल अवॉर्ड द वर्क ऑफ इंटीरियर डिजाइन विद इन 6 मंथ्स। कस्टमर के डिस्काउंट लेने का चांस कितने % है? ये मैंने कहा था, ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करने वाली होती है। हाउएवर नो इंटीरियर वर्क वाज अवॉर्डेड टिल 31 दिसंबर 2022। लेकिन आ तो सकता है ना, क्योंकि अगर देखें ना ऑप्शन कब तक अवेलेबल है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ऑप्शन लैप्स हो गई है या ईयर एंड पे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वो डिस्काउंट लेने नहीं आया अभी तक। एफएल आमतौर पे याच बेचती है 100 मिलियन का। इन रेयर सर्कमस्टांस ये ज्यादा भी हो सकती थी। मैंने तो आपको बताया था वो और वो प्राइस बराबर होगी। ये वही वाली है जो मैं अभी करके आपको दिखाने लगा हूं। आमतौर पे बेचती है 100 मिलियन का विदाउट एनी डिस्काउंट वाउचर। तो व्हाट इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ याच? 100 मिलियन। व्हाट इज द ये मैं देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। ये किताब में जो आपके शुरू वाला सफ़ा है। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। वन इज सोल्ड अ लग्जरी याच एंड द अदर इज प्रोवाइडेड विद अ डिस्काउंट वाउचर। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस ढूंढने जो डील हमारी भी है। एफएल सोल्ड याच फॉर 100 की बेची। अच्छा जी, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। अब एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस से पहले होता है कि स्टैंड अलोन प्राइस मालूम करें। स्टैंड अलोन पता होगी तो फिर एलोकेट होगी ना। तो स्टेप 3 और 4 के दरमियान एक अपनी तरफ से स्टेप 3.1 जहन में रखना है कि ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, डील कितने में हो रही है।
डील हो रही है 100 मिलियन में, लेकिन इससे पहले कि मैं एलोकेट करूं मुझे स्टैंड अलोन प्राइसेस चाहिए होंगी. सो व्हाट इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ माय याच? 100. एंड व्हाट इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्काउंट वोचर? 5 और 5 इंटू 80%? 5 इंटू 80%. एंड रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन याच इज डिलीवर्ड, और डिस्काउंट वाउचर जब डिस्काउंट अवेल हो. तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पास पेपर शुरू हो गए. अब आप मुझे बताएं, एक मैंने क्या सेल की है और दूसरा डिस्काउंट वाउचर. स्टैंड अलोन प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस. अच्छा जी, ये वाला 100 पकड़ें और इधर ले आए. नॉर्मली सेल्स को अंडरलाइन करके ना, नॉर्मली सेल्स. और सोल्ड याच फॉर 100, ये वाला 100 पकड़ें. मैंने आपको कहा था आमतौर पे डिस्काउंट वाउचर और दूसरा कौन सा पड़ा था आज, लॉयल्टी पॉइंट्स, इसमें ये प्राइस और ये प्राइस बराबर होगी. इन रेयर सर्कमस्टांस अगर वो इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 102 मिलियन दे देता तो मैं सवाल से लड़ता तो मत, मैं फिर 102 मिलियन ही लिख लेता. बट व्हाट इज ओवर डील? 100. अपना माइंड एक्सपैंड करना है. हर सवाल में इंशाल्लाह नई चीज़ें सीखेंगे. नई चीज़ों से मुराद है पुरानी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, कोई ना कोई पुरानी चीज़ें रिवाइज होंगी. तो ये 100 ये वाली आ गई, ये 100 इधर आ गया. ओके. अब डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बाकी वो कर दें आप 96 और 4 96.15 फिर 3.8 कर देना इसको. अच्छा मोहतरम, ये ना सवाल इस एतबार से ज़्यादा आसान था, लेटेस्ट टाइम का सवाल है. हो जाना था वैसे ये वाली एडजस्टमेंट. ये इसलिए आसान सवाल था क्योंकि इसमें ना रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं उसने मांगी थी, सिर्फ उसने ओरिजिनल एंट्रीज मांगी थी. अच्छा, पेपर पैटर्न ये होता है कि 3 सवाल आपको आते हैं 15, 15, 15, 16 नंबर के या 17, 18 नंबर के, और बाकी सवाल फिर 8, 8 नंबर के आते हैं. इस तरह उसने ज़्यादा स्टैंडर्ड टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं. और उसमें जो बड़े टॉपिक्स हैं आपको पता है जिनमें से ज़्यादा नंबर के सवाल आते हैं, अगली क्लास में आपको ग्रेड भी दिखानी है. IAS लिखने की ज़रूरत नहीं. IAS 38, IFRS 16, IFRS 15 और IAS 10, 37, तो IAS 12 ये ऐसे हैं, और कंसोलिडेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. बाकी जो टॉपिक्स हैं, बाकी ज़ाहिर बात है IFRS 8 रह गया, IFRS 9 reh गया, IAS 21 रह गया, IAS 48 रह गया, एथिक्स रह गया. तो ये टॉपिक 7-8 नंबर वाले में से आएंगे. अच्छा, अब जी मुझे बता दें कैश कब रिसीव हुआ? एंट्री करेंगे 1 नवंबर को. कैश डेबिट, कैश तो 100 ही है ना, कैश डेबिट. और कंट्रोल कब ट्रांसफ़र हुआ इसका? अल्लाह आपका भला करे, याच का. तो याच का रेवेन्यू कितना बुक करना है? 96.2. और डिस्काउंट अवेल हो गया या अगले 4 महीने में कभी भी अवेल हो सकता है? तो रिकॉर्ड करके 1 नवंबर को मैं लैप्स कर दूं या रिकॉर्ड कर दूं लाइबिलिटी और लैप्स ना करूं? अच्छा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी. कितनी? 1 मिनट रुकिएगा. अगर लिखा होता इस सवाल में कि 1 नवंबर को मैंने बेचा है और विद इन 2 मंथ्स अगला बंदा डिस्काउंट लेने आ सकता है, अगर 2 मंथ्स लिखा होता, और सवाल में फिर लिखा होता होएवर नो इंटीरियर डिजाइन वाज अवॉर्डेड टिल 31 दिसंबर, लेकिन 2 महीने गुजर गए नहीं आया, तो नहीं यार ये तो फिर भी करते क्योंकि ये 1 नवंबर की एंट्री है, होंगी नहीं मारनी. 1 नवंबर को हम लाइबल फील करते, फिर एक और एंट्री करते कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, फिर डिस्काउंट वाउचर लैप्स हो जाता, और ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी डिस्काउंट देने की रहती या ना रहती. ये एंट्री कब होती? अगर 31 दिसंबर को डिस्काउंट क्या हो जाता? लैप्स हो जाता. लेकिन अभी लैप्स हो गया है या अगले 4 महीने में ले सकता है डिस्काउंट? तो ये एंट्री करूं या बस काफी है? चलें.
ये सोल्यूशन नोट करने के बाद ये छोटी सी चीज भी लिखें जो मैं अब लिखवाता हूं। बस ना यार, अब एंट्री और क्या है, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट होगी आज की, वो इसकी कॉस्ट नहीं दी हुई। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट भी एंट्री होती है, वो नहीं होगी। तो मैंने डिस्काउंट वोचर के अगेंस्ट रिपेयर कर दी या कर दूंगा? नहीं, राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाके वहीं फिर 4 खड़े होने हैं, अजीब सा लगेगा भाई 4 और वो थोड़ा सा लिखें उर्दू में। अगर 2 महीने में डिस्काउंट वोचर लैप्स, अगर 2 महीने में डिस्काउंट वोचर लैप्स हो जाता, अभी कब होने, 6 महीने में, अगर 2 महीने में डिस्काउंट वोचर लैप्स हो जाता तो 31 दिसंबर को एक और एंट्री करते। 31 दिसंबर को एक और एंट्री करते। जी बोलें। लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 3.8। अच्छा, अभी मैं स्टिल क्यों लाइबिलिटी में रखूं इस 3.8 को? अगले 4 महीने में मेरे पे डिस्काउंट देने की लाइबिलिटी है। अच्छा, वो भाईजान ने एक चीज़ की है, वो मैं कोशिश करता हूँ करने की, कि अब डिस्काउंट वाउचर के जितने भी सवाल हैं उनकी एक लिस्ट बना दी जाए, फिर इसी तरह कस्टमर लॉयल्टी के जितने भी सवाल हैं उनकी एक लिस्ट बना दी जाए। वैसे थोड़ी सी कोशिश तो मैंने आज की क्लास में ऑलरेडी कर ली हुई थी इन भाई के कहने से पहले, कि पास पेपर के क्वेश्चन 14 में पहला एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एडजस्टमेंट है, दूसरी रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट इन प्राइस वाली है जो हमने कल सीखी थी 250 215, और एक डिस्काउंट वोचर वाली एडजस्टमेंट है। बहरहाल तीसरी करा दी है मैंने, अब आपको पहली की तरफ चलते हैं। इन जनवरी 2022 यकम जनवरी 2022 को FL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट अ क्रूज शिप। एक क्रूज शिप हमने उनको बना के देनी है कस्टमर को अपने 400 मिलियन की। ये इंशाल्लाह 2 साल बाद हम डिलीवर करेंगे। अभी तक उसने पैसों का जिक्र नहीं किया, तो वो मैं कल वाली डायग्राम इंशाल्लाह बनाता हूँ, और कल वाली डायग्राम बना के देख लेता हूँ 2 साल का गैप है बीच में, कि कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। बोले कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, वो मैं देख लेता हूँ अभी। और बड़ा मज़ा आ रहा है अब आप लोगों को, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस अप्लाई हो रही हैं। ऑन यकम जनवरी 2022 FL entered into a contract with Alpha to construct a cruise ship for 400 million to be delivered on 31 दिसंबर 23। चलो यार, एक चीज़ तो उसने बता दी हमें। कितना अच्छा एग्जामिनर था इस अटेम्प्ट में, सारी चीज़ें क्लियर करके बता रहे हैं। सर आपको कभी पता चले ना पेपर में बैठ के, और क्या मतलब हम फुटपाथ पे बैठे हुए थे। अच्छा, ऑन 31 दिसंबर 2023 डेट इज़ द डेट ऑन विच द कंट्रोल ऑफ द शिप वुड बी। अच्छा, सवाल ने वेरी क्लियर कर दिया है कि PO इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। PO इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। कंट्रोल कस्टमर को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर नहीं होना, कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर होना है, दैट इज द डेट 31 दिसंबर को। तो अब क्या क्रूज शिप हम जैसे जैसे बनाते रहेंगे वैसे वैसे कस्टमर को मिलती रहेगी? नहीं, ये इस टाइप की चीज तो नहीं है। क्या जैसे जैसे हम क्रूज शिप क्रिएट करते रहेंगे वैसे वैसे उसका उस पर कब्जा आता रहेगा? हम कस्टमर के प्रेमिसेस में जाके तो नहीं बना रहे। क्या सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि क्रूज शिप हम बनाते हुए 2 साल किसी को बेच नहीं सकते, और दूसरा जो है वो क्रूज शिप जो है अगर हमने अधूरी छोड़ दी तो कस्टमर से हमें पैसे लेने का हक हासिल है? कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है सवाल में? सवाल कह रहे हैं इन सारी लाइनों की जगह मैं तुम्हें बताता हूं सेल कैसे बुक करनी है। हमने कहा बताओ, कहता है ऑन द डेट व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफर होगा। हमने कहा वो तो ट्रांसफर होने डिलीवरी 31 दिसंबर को, कहता है बस उसी दिन सेल बुक कर लेना। तो डिलीवरी के ऊपर मैं क्या बुक करूंगा? सेल। कितने साल बाद डिलीवरी होनी है? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 90% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली। कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं, 400 इंटू 90%, 360। अब वो जो सिनेरियो वही वाला बन गया मजे का।
कैश आ रहा है इधर और डिलीवरी हो रही है इधर, एंड द बैलेंस विल बी पेड ऑन डिलीवरी। चलो यार, सवाल वाले को थोड़ा सा तो हक है हमारे से खेलने का, थोड़ा सा तो हक है हमारे से खेलने का। कैश 360 उधर आने और 40 इधर आना है, बट स्टिल अब आप ये ना कहिएगा इतनी सी कैश सेल हो गई है, कैश सेल असल एडवांस फ्रॉम कस्टमर का ही सवाल है। तो व्हाट इज दिस, मेन पैसे तो हमने अभी पकड़ लिए हैं, सो डेट इज लाइक अ एडवांस फ्रॉम टिल 31 दिसंबर ओनली 40% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन। इसकी डिस्कशन मैं करता हूं, ये शिप की मुझे कॉस्ट दे रहा है, ये शिप की मुझे कॉस्ट दे रहा है, ये सेल प्राइस नहीं दे रहा। पहले मैं सेल प्राइस से खेल लूं। अब आप मुझे बताएं जी, ये सिनेरियो आपको समझ आ गया? 360 रुपए उधर आने हैं, बाकी इधर आने हैं। अब मैं बताएं, ये कल वाला जो सिनेरियो है, पता नहीं कल वाले सिनेरियो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, पता नहीं उनमें से कौन सा है, अब मुझे याद नहीं है। ये दूसरा है मेरे ख्याल से, दूसरा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। बहरहाल मैं ऐसा करता हूं ना, सेल साइड पे निकाल के रख लेता हूं, सेल साइड पर निकाल के रख लेता हूं। ऐसे सिनेरियो में मैंने क्या कहा था, सेल किस पे बुक करें, फ्यूचर वैल्यू पे या प्रेजेंट वैल्यू पे? फ्यूचर वैल्यू पे। 360 को उठा के ले जाएं इंटू 1.15 है, नीचे रेट दिया हुआ, रेज टू पार +2, 470 प्लस 40। देखो ना, 400 को उठा के उधर ले जाएं, 40 उधर ही पड़ा हुआ है, 40 उधर ही पड़ा हुआ है, 516। अब इसका टेबल 2 सालों का बना लेते हैं, लेकिन पेपर में 2 सालों का टेबल इसलिए नहीं बनाना क्योंकि सवाल ही 1 साल का है, तो 2 सालों का टेबल बना के टाइम ज़ाया करेंगे आप पेपर में। लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए 2 सालों का टेबल बना लेते हैं। तो ये जी अल्लाह का शुक्र है, कल वाले सवाल की रिवीजन हो गई, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो सेल को किस पे बुक करना है, फ्यूचर वैल्यू पे। 360 को फ्यूचर पे ले गए, 40 पहले ही उधर पड़ा हुआ था, तो सेल बुक हो गई 516 पे। इसकी मिसाल क्या दी थी, बैंक से उधार लिया 360, वापस करेंगे बैंक को 476। अच्छा जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटी। डेट बताएं जी, 1 जनवरी 22। बोलें जी, कैश डेबिट कितना जी, 360। कैश डेबिट, क्वेश्चन 12 टाइप लिख लें इसको, वो जो कल भी दिखाया था, क्वेश्चन 12 टाइप जो पहली क्लास में किया था। 31 दिसंबर 22 जी। लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम, 360 जरा 414। छोड़ो, अब कैरिंग अमाउंट का लफ्ज़ क्या लिखना, अब हम बड़े हो गए हैं, पेपर में इतनी डिटेल में ना जाइए, बस कैरिंग अमाउंट को लिखने की जरूरत नहीं। 31/12/23, बस ऐसे भी लिख देंगे तो चलता है काम। एट 15%, 62। अच्छा, अब मशवरा दे दें, पहले कैश की एंट्री कर दूं या डिलीवरी की? देखें ना, कैश एक ऑलरेडी आ रहा है 360, वो भी तो आ रहा है, तो पहले कैश की कर दें, साथ ही फिर सेल की कर दें। तो अगर कैश की पहले कर देंगे तो कैश वो वाला भी पड़ा हुआ है और भी कैश आ जाएगा, सेल अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंसिंग भी निकल सकती है पेपर में, लेकिन मैं बैलेंसिंग नहीं निकालना चाह रहा, लॉजिक पे चलना चाह रहा हूं। 31/12/24 को और कैश आ गया 23, गुड गुड गुड। 31/12/23 को और कैश आ गया, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, और आखिरी एंट्री में शूरे ज़माना 31/12/23 को कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। कोशिश करें जीरो आ जाए। पौने 4 का बताया ना मैंने आपको, 3:45 तक हम कोशिश करते हैं ये वाला सवाल और 13वां सवाल कर लें, फिर 12वां बाद में कर लेंगे। बताएं यार, बस अब कॉपी करा दो इसका। अच्छा हाँ, स्कैन करके दे दो, खत्म करो, ईमेल करना पड़ेगा क्या? ईमेल किया हुआ मैंने उसको यार, वो फ़हीम को।
अच्छा बताएं जी 360 की एंट्री से यार कर ली थी, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। 54 की एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। और बस सरकार पहला साल खत्म हो गया है, ये चस्के पेपर में पूरे कर लीजिएगा आप लोग और टाइम जाया कर लीजिएगा। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, बस ने खत्म करें हम चीजों को। अगली 3 एंट्रीज आसान है। अच्छा नहीं सबर यार सबर, एक एंट्री भी रहती है, आखिरी लाइन रहती है। और भाईजान कॉस्ट ऑफ सेल कहां से बुक करनी है? सेल बुक हुई नहीं भाई, सेल डिलीवरी कब होनी है? 2 साल, जब सेल बुक होगी तब। और अब जब तक सेल बुक ना हो इन्वेंट्री को कहां रखें? वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन्वेंट्री पे खर्चा तो शुरू हो गया होना। आप बता दें यार, मुझे नहीं लगता कि 400 की शिप मैंने बेचनी है तो 150 की बना लूं। बड़ा खूबसूरत उसने लफ्ज लिखे, टिल 31 दिसंबर 22। कितना खर्चा हो गया? ओनली 40% ऑफ शिप वॉज एट अ कॉस्ट ऑफ 150। ऐसे बोंगी नहीं मारनी के बिला वजह 150 40% है तो मेरे ख्याल से अब शिप बन जाएगी कितने में? 375 टोटल कॉस्ट आएगी। बस फ्यूचर कॉस्ट की टेंशन ना ले। व्हाट इज कॉस्ट इनका टू डेट आज तक? 150। व्हाट इज कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर? सेल से डिफरेंस ना ले लीजिएगा, वो सेल प्राइस है। कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर इज मिसिंग। अगर सवाल में लिखा होता द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, फिर मैं इस कॉस्ट को पकड़ता 150 को। भाईजान इसीलिए तो आप डिस्कस करने आते हैं, वरना ये सवाल तो आप लोगों ने भी कर लेने थे। इस सवाल में भी मैंने आपको 2 मिनट डाल के नई चीज करवाई है। इस सवाल में तो मैं आपको 15 चीजें नहीं बता रहा हूं। अगर सवाल में लिखा होता कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, तो फिर मैं सेल भी 400 ज़रब 40% बुक करता और कॉस्ट भी बुक करता। लेकिन अब मैं सेल और कॉस्ट दोनों बुक करूं या सेल भी बुक ना करूं, कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक ना करूं? एक्सेलेंट, ना सेल बुक करूंगा ना कॉस्ट ऑफ सेल बुक करूंगा। और जो आपको एंट्री मैंने कराई है, मैंने उसमें ना सेल बुक कराई है ना कॉस्ट ऑफ सेल। अब रहेगी पीछे कॉस्ट हो तो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दें। एंट्री करें आखिरी, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। वो जो सबसे पहली वाली एंट्री थी ना, चलें एक मजे की बात आता हूं। मैं आपको P&L बनवाता था और मैं सेल और कॉस्ट ऑफ सेल डलवाता था। याद है जिस क्लास में फटा हुआ था हमारा काफी? आप कहते थे इससे ऊपर भी एक एंट्री करवा रहे हैं। और यार याद करो ना, मैं सेल डलवाता था, कॉस्ट ऑफ सेल डलवाता था, इसकी एंट्री करवाता था, इसकी एंट्री करवाता था, इससे ऊपर एक एंट्री में करवाता था इन्वेंट्री डेबिट, जिसपे आप लोग पूछते थे कर लें ना करें, नहीं भी करें तो कर लें। ये वो वाली एंट्री थी। इस तरह नोट करेंगे तो याद भी रहेगी जिंदगी भर। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 150 से। बाकी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल बुक क्यों नहीं करनी हमारे साल? $150 इस साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा है। टिल देखो ना, टिल लिखा हुआ है। टिल का क्या मतलब होता है? गल्ला। टिल 31 दिसंबर। डैश वर्क इन प्रोग्रेस लिखे ना, मैंने यही कहा है, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। रिकॉर्ड ही एज ए वर्क इन प्रोग्रेस करें। अच्छा यार देखो ना, आप किसी के लिए चीज बना रहे हो, सादा सी बात है। चलो एक मैं मिसाल देता हूं। आप किसी के लिए सालन बना रहे हो, अब 31 दिसंबर को ईयर एंड हो गया, आपने डिलीवर करना है अगले साल, आपने डिलीवर करना है 1 जनवरी को शाम को, और अब बनाना आपने हलवा शुरू कर दिया हमारे साल के एंड पे। तो जो हलवा बना होगा उसमें तो अभी आपने सिर्फ गाजरें काटी हैं, अभी तो आपने चीनी और दूध भी नहीं डाला। तो जो गाजरें कटी होंगी उन पर जो खर्चा आया होगा उसकी कोई ना कोई एंट्री तो करोगे किताबों में। तो उसकी एंट्री होगी इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक में अपीयर हो रही होगी। इट मेक सेंस। शाम 5 बजे 31 दिसंबर को आपका ऑर्डर आया, सरकार हलवा बना दें।
आपने गाजरें खरीद के काट ली, अभी जो गाजरें खरीद के काट ली इनको डिलीवर करने आपने 1 जनवरी को शाम 5 बजे, तो 1 जनवरी को शाम 5 बजे एंट्री होगी सेल की और कॉस्ट ऑफ सेल की। तो 31 दिसंबर को वो जो गाजरें हमारे पास क्रश हुई हुई, मशीन से तो हम गुजार लेंगे, क्रश हुई हुई पड़ी होंगी, उनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? उनकी कॉस्ट निकलेगी गाजरें खरीदने की कॉस्ट, गाजरें खरीदने की कॉस्ट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। और हो सकता है हम जो है वो उसको इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस में शो करें, क्योंकि वो डिलीवर कब होनी है? अगले साल। चलें जी, आपका मशहूर समाना सवाल आ गया है। बिरयानी का डब्बा 215 और 250 रुपए। हाँ जी, 150 भाईजान। ये बन्नी कितने, ये बिकनी कितने की है? 400 की। बन्नी कितने की है? शायद 370, 80, 90 की बन्नी हो। टिल 31 दिसंबर इस पे कितना खर्चा आ गया है? 150। बाकी इसमें मटेरियल लगेगी, लेबर लगेगी अगले साल, तो शायद टोटल खर्चा मुझे लग रहा है शायद 300, 350, 370, 80 तक पहुंच जाए। इतना लूट तो नहीं मची हुई कि 150 की बना के 400 की बेच रहे हो, फिर तो हम भी जांच ही बनाना शुरू कर दें दुनिया में। अच्छा, टू बी डिलीवर्ड, बस वो फिर वो सारी बातें बताता हूं। तीसरी वाली जो शराइत थी, सी वाली। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल 2022 एफएल, भैया ये बड़ा मजे का सवाल है कल वाला। ऑन 1 अप्रैल 2022 एफएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बेटा लिमिटेड टू सेल 3 फिशिंग बोट्स फॉर 50 मिलियन पर बोट। 3 बोट्स बेचनी है हमने 50 मिलियन पर बोट। एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट या सोल्ड? हमाद अहमद एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। चलो जी, फटा ही खत्म हो गया। कैश कब मिला है? 1 अप्रैल को, बट द बोट्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 मई। सो व्हेन इज कैश? 1 अप्रैल। व्हेन इज डिलीवरी? अच्छा, अब इस सवाल को मैं क्या कहूं प्रेजेंटेशन के एंगल से? सुबह सुबह बात की है, पहले कैश या पहले डिलीवरी? पहले कैश। तो जो हमने प्रेजेंटेशन सीखी है आखिरी क्लास में, पहले कैश, तो क्या एंट्री होगी हमारे सवाल में? अच्छा जी, और ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं है कैश या डिलीवरी से पहले ही कोई सरकार कह रही हो मैं बड़ा अमीर हूं, यू हैव द राइट टू रिसीव मनी? ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं है ना अजीब सा? तो 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, साथ ही पैसे भी आ जाने हैं, और डिलीवरी कब होनी है? 1 मई को। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ बीएल परचेजेस मोर देन 6 अभी कितनी है? 3 बोट्स। इट इज लाइक पहला ऑर्डर, इट इज लाइक पहला ऑर्डर। पहला ऑर्डर 3 बोट्स का आ गया। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ बीएल परचेजेस मोर देन 6 बोट्स, तो 3 बोट्स बेचते हुए फिर हम सोचेंगे कि मोर देन 6 बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। अगर इसने 6 बोट्स खरीद ली बिफोर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को ऑप्शन लैप्स हो जानी है, 31 दिसंबर तक टाइम है तुम्हारे पास कितनी बोट्स खरीदने का? इसका मतलब है हमारे ईयर एंड पे हमें क्लियर हो जाएगा कि बोट्स खरीदनी ज्यादा या नहीं। अगर तुम्हें 31 दिसंबर तक बोट्स खरीद ली 6, तो मैं रिट्रोस्पेक्टिवली तुम्हारी प्राइस रिड्यूस कर दूंगा 48 पर बोट। लेकिन 1 अप्रैल को जब मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे इल्हाम तो नहीं होगा, लेकिन सोचना जरूर है, सोचना जरूर है, इल्हाम तो नहीं होगा कितनी बोट्स हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, 1 अप्रैल को पैसे उससे मैंने 50 ही मांगने हैं। ये कल मेरी आपसे बात होगी बड़ी तफसील से, उससे मैंने 50 ही मांगने हैं, क्योंकि उससे भी नहीं पता उसने खरीदनी है या नहीं। 1 अप्रैल को अगर वो मुझे मुंह से कह भी दे मैं ज्यादा खरीदूंगा, मैं कहूंगा खरीद, वो कहेगा वो तो खरीदूंगा तो फिर चवेर भी मारूंगा। तो उससे पूरे पैसे क्यों लूंगा मैं 1 अप्रैल को 3 बोट्स के? क्योंकि अभी 6 ली नहीं, तो उससे मैं 50 लूंगा। लेकिन मैं सोच तो सकता हूं ना वो कितनी लेगा। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी एक्सपेक्ट दैट वी वुड मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ द डिस्काउंट। हमें लागे कि डिस्काउंट का थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा। 1 नवंबर को नया ऑर्डर आया है, अभी छोड़ें जरा, छोड़ दें। 1 नवंबर को नया ऑर्डर आ गया, उसको छोड़ें अभी। पहले जरा मुझे 1 अप्रैल की एंट्री करवा दें जब आपके पास पैसे आए हैं, और फिर मुझे 1 मई की एंट्री करवा दें जब आपने बोट्स डिलीवर किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 1 अप्रैल कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितनी बोट्स? कस्टमर से तो मैं 50 मिलियन ही मांगूंगा, क्योंकि मैंने उसे 48 इस शर्त में कहा था
कि अगर वो 6 खरीदे, अभी उसने कितनी खरीदनी है? 3। सही है यार, वैसे ही स्टैंड वाला सवाल आ जाता हमें। अच्छा जी, 150 मिलियन, 150। नेक्स्ट, अंदाजा लगाएगा एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इधर साइड को, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर अंदाजा लगाएगा कि शायद वो इससे ज्यादा खरीद ले। इसकी बेस पे क्या छेड़ना है? कैश नहीं छेड़ना। रिसीवेबल भी होता तो इतना ही बुक करता मैं। इसकी बेस पे आपने रेवेन्यू छेड़ना है। आप बता दें व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन ऑन जकम अप्रैल, दैट आई विल बी एबल टू सेल मोर देन 6 या अप टू 6 लिखा हुआ है, अप टू चपेड़ मोर देन। तो मैंने अंदाजा लगाया कि अल्लाह का शुक्र है वो डिस्काउंट अवेल करेगा, तो रेवेन्यू कैसे बुक करूं? अभी तो रेवेन्यू की कहानी आनी है, किस दिन आनी है? यकम में को। ये अंदाजा लगाना है जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते ही पहले दिन अंदाजा लगा लेना। मैं बताता हूं, अभी तो कोई रिफंड लाइबिलिटी है ही नहीं, अभी तो रेवेन्यू की तरफ तो पहले आने दें। अभी तो मजबूर है ना हम, अभी तो हम मजबूर हैं 150 की एंट्री कर दें बस। उसमें अगर आप रिफंड लाइबिलिटी भी करोगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी एक ही चीज़ है ना, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट फर्क नहीं पड़ता उससे। अगली एंट्री में ना आप लोगों ने मुझे एंट्री बतानी है। हो सकता है जो मैं कहूँ वो भी सही हो सकता है जो आप कहें वो भी सही हो। मैं कोई जिद नहीं करूँगा अपनी एंट्री के ऊपर कि मेरी वाली सही है। तो अगली एंट्री आप मुझे बता दें, द गुड्स वर डिलीवर ऑन यकम में। तो यार इस टॉपिक में कोशिश करके ना सिंगल एंट्री पहले सही कर लिया करें। गुड्स वर डिलीवर ऑन यकम में, एक्सेलेंट। रेवेन्यू की तरफ सबका जहन गया है। 3 इंटू, बिकॉज मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएगा। मुझे लगता है तूने कल वाली क्लास नहीं ली हुई है, बल्डन 144। हाँ जी, आप बता दें जी क्या करूं? डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट। अच्छा मुझे बताएं, मैं रेवेन्यू बुक कर रहा हूं तो क्या रिसीवेबल बुक कर लूं या ऑलरेडी जो रिसीव हुआ हुआ पहले उससे खत्म करूं? देखिए ये तो अजीब सी बात है ना कि उधर लाइबल भी हूं कस्टमर की तरफ और इधर जो है वो अजीब से फिर एक रिसीवेबल भी खड़ा कर लूं। तो ये तो बोंगी सी बात है कि रेवेन्यू के साथ रिसीवेबल बुक करें। रेवेन्यू के साथ रिसीवेबल बुक करते हुए अकल लगानी है। सुबह सुबह भी क्लास में बताया था आपको, सुबह सुबह वही जो सवाल 30 लाख बिल्डिंग वाला। तो मैं कहा रेवेन्यू बुक करते एकदम रिसीवेबल ना बुक कर लिया करें भाईजान, पहले देख लिया करें, कोई हो सकता है रिसीव भी हो चुका हो। आप बता दें रेवेन्यू बुक करते हुए रिसीवेबल बुक करूं साथ ही या रिसीव हो चुका हुआ ऑलरेडी? जी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बिल्कुल, ये एंट्री भी सही है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। आप वाली मैं कर देता हूं, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, वो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। आप कह रहे हैं कि लाइबिलिटी खत्म करें और रिफंड लाइबिलिटी बुक करें 6 पे। बिल्कुल दोनों एक्सेप्टेबल हैं, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। यार मैंने कह दिया दोनों सही हैं तो मेरे से क्यों बहस कर रहे हो? मैंने कह दिया दोनों सही हैं तो बात खत्म। अच्छा मुझे वैसे दूसरी, मैंने सोल्यूशन में ये की हुई है, लेकिन आज सुबह जब मैं कर रहा था तो मुझे दूसरी अच्छी लग रही थी। 6 आपको अब नजर आ रहे हैं ना? देखो अकाउंट को नेट कर लो ना, 6 की लाइबिलिटी नजर आ रही है। 150 माइनस 144 काट दो आपस में। तो दूसरी वाली मेरे दिल में आ रहा है अगर कर लें तो चलेगी, रहने दें, और करके कर लो, ठीक है और करके कर लो। लेकिन फिर और करके मैं इधर कर रहा हूं, मैं अब इसी को आगे चला रहा हूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट को बिला किताबों से ही खत्म कर दें, रेवेन्यू बुक करें और बाकी पैसे कस्टमर को रिफंड लाइबिलिटी में डाल दें कि कस्टमर को 6 वापस करने हैं। क्यों वापस करने हैं? बल्ब में तो ये किया था। बल्ब जब बेचे थे तो हमने क्या सोचा था, या तो एंट्री इस तरह करें कि बैलेंस क्रिएट हो जाए 6 का, वो हो गया है 150 माइनस 144, या एंट्री इस तरह करें कि बैलेंस क्रिएट होकर नजर भी आए। दोनों सही हैं, इससे भी नजर आ रहे हैं, दोनों सही हैं।
इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, बहरहाल एंट्री की बस ये वाली साइड सही रखिएगा, बाकी उम्मीद है आपसे गलती नहीं होगी, ये वाली साइड सही रखिएगा जो सिंगल वाली साइड है। ओके, अब अगला ऑर्डर पकड़ते हैं जी। अगला ऑर्डर पकड़ें। यू कैन बीएल परचेज 2 एडिशनल बोट्स। इस ऑर्डर के पकड़ते हुए पिछले ऑर्डर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो बोट्स का थ्रेशोल्ड क्रॉस की है और दूसरी बात यह कि अभी टाइम भी लैप्स नहीं किया। और यार अभी टाइम तो है ना, अभी 31 दिसंबर तक दोबारा आ सकते हैं वो। 31 दिसंबर को फिर सोचेंगे क्या करना है। अभी अगर 2 बोट्स और लेने आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी सोचते रहे कि अल्लाह का शुक्र है वो डिस्काउंट लेने आएगा, क्योंकि मैंने उससे ऑप्शन कब तक दी हुई है, 9 मंथ्स की मैंने उसे ऑप्शन दी हुई है, यकम अप्रैल से 31 दिसंबर। मैंने कहा 9 मंथ्स तक जितनी मर्जी दफा आ जाओ। मुझे बता दें एक दफा कब आया है, यकम अप्रैल में। एक दफा कब आया? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, यकम नंबर को खड़े हुए मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्टिल वो आ सकता है ना, स्टिल आ सकता है। तो यकम नवंबर वाली सेल भी अधूरी बुक कर लें, पूरी यानी 50 पे बुक ना करें। यकम नवंबर को भी चांस तो है ना, वो 31 दिसंबर तक और बोट लेने आ सकता है। कितनी ले ली? 3। कितनी और ले ली? कितने महीने रह गए हैं? 1 महीना रह गया है। कितने महीने रह गए हैं? 2 महीने। अब जो 2 महीने रह गए हैं उसमें भी आ सकता है ना, तो इसलिए ये वाली नवंबर वाली सेल भी मेरे दिल में तो RF 48 पे बुक कर दूं। आपके दिल में नहीं आ रहा तो मैं घुसा देता हूं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकम नवंबर को सेल बुक करें। दानिश में क्यों 2 बोट्स की सेल सिर्फ 48 पे बुक कर रहा हूं? क्योंकि दिसंबर तक मैंने उसे ऑफर की हुई है आने की, वो दिसंबर तक आ सकता है जी। 96। अब कैश कुछ या रिसीवेबल रसूबल देख लेते हैं, तो फिर क्या करना है उसका। पेमेंट तो जनवरी में होनी है। पेमेंट कोई परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है। नो 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 नो, पिछले सवाल की तरह नहीं है परफॉर्मेंस से लिंक। पिछले सवाल में लिखा हुआ था प्रोग्रेस बिल्स, ऐसा कोई लाइन नहीं लिखी हुई। तो बस टाइम का इंतजार करें, जनवरी आएगा, पैसे मिल जाएंगे। लाइबिलिटी भी पड़ी हुई है 6 की, तो ठीक है वो लाइबिलिटी खत्म कर दें। मुझे वो लाइबिलिटी रिफंड टाइप लग रही है। खत्म अगेन यार, इट्स अप टू यू। वो लाइबिलिटी खत्म करके रिमेनिंग रिसीवेबल बुक कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मैं उस लाइबिलिटी को अभी तक पड़े रहने दे रहा हूं, क्योंकि वो क्लियर होने मुझे 31 दिसंबर को स्टेटस। और मैंने पहले भी कहा था कि अगले कॉन्ट्रैक्ट की अलग से एंट्री करें, मुझे आपका कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को करने को कुछ दिल चाह रहे वो फिर अलग एंट्री उसकी बना लें, इनको मिक्स ना करें। तो कल भी यही कर रहे थे हम, जब भी नया ऑर्डर आता था उसकी एंट्री में अलग से करता था। कल वो जो 3000 4000 का ऑर्डर था, नया ऑर्डर आता था उसकी एंट्री अलग से करके फिर पुराने को सेट करता था। तो साथ ही पुराने को सेट कर देंगे तो शायद एक्सेप्टेबल है, लेकिन ना करें, मैं कह रहा हूं। मुझे याद है कल अलग से रिसीवेबल क्रिएट किया था और मैंने कहा था रिसीवेबल अब क्रेडिट कर रहा हूं, लेकिन ये वाला रिसीवेबल नहीं क्रेडिट कर रहा, बल्कि पिछला रिसीवेबल पहले रिसीव हो गया हुआ है। शायद अब बातें माइंड में आ रही हूं। तो फिलहाल ना चीजों को सादा सादा रखें, बस नए कॉन्ट्रैक्ट का रिसीवेबल बता दें कितना है। और सरकार अगर आप भी 96 बोल रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। सरकार अगर आप भी 96 बोल रहे हैं ना, तो फिर मेरे कल से इधर आने का कोई फायदा नहीं है। कस्टमर से आपने कितने पैसे मांगने हैं? 100 वाई, क्योंकि वो तो अभी जो है मेरे से नेगोशिएशन सिर्फ 5 बोट्स की कर सके ना, तो उससे मेरा राइट कितने मांगने का? पूरे 100 रुपए मांगने का। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे ना IFRS 15 की। आपका मिजाज रेवेन्यू की डिस्कशन अलग चल रही होती है, रिसीवेबल की डिस्कशन या कैश की डिस्कशन अलग चल रही है। आहिस्ता मिजाज बन जाएगा इंशाल्लाह रिवीजन करके, कोई परेशानी वाली बात नहीं जी। 2 ज़रब अब आप रिफंड लाइबिलिटी आपने लफ्ज़ यूज ही नहीं किया अभी तक, तो बस लाइबिलिटी टू पे बैक कैश, लाइबिलिटी टू पे बैक कैश कर लो। ये इंशाल्लाह ये 4 इसको वापस करने पड़ेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें लेने आएगा हमारे से।
हम अपने अब्बू को बताएंगे अब्बू इंशाल्लाह जरूर आएगा चीजें लेने के लिए, तो मैं इसे 4 वापस करूंगा। चलें जी, 31 दिसंबर आ गया, सर कहाँ आया? यार ऑब्वियसली सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। नहीं सर हमें तो नहीं सवाल पढ़ के पता चल रहा। हाँ मैं मान रहा हूं यहां नहीं लिखा हुआ कहीं 31 दिसंबर आ गया, लेकिन डिस्पाइट एफएल एक्सपेक्टेशन सवाल, ये लाइन सवाल को नहीं डालनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए थी। ये लाइन एक्स्ट्रा लाइन है, ये लाइन उसने इसलिए डाली है ताकि आप एक और एंट्री करें। लेकिन मैं शायद अगर एग्जामिनर की जगह होता तो हम आज ये लाइन में डालते ही ना सवाल में, क्योंकि अगर और कोई सेल है ही नहीं तो इट मींस के अब सेल हो भी नहीं सकती। डिस्पाइट एफएल एक्सपेक्टेशन नो फर्दर ऑर्डर वाज प्लेस्ड, ये लाइन उसने आसानी के लिए डाली थी। कहता है 31 दिसंबर तक हमारी उम्मीद तो थी आएंगे, लेकिन नहीं आए। आप बता दें क्या ये फ्यूचर में कभी आएगा? बंदा अब आएगा तो अगली सेल करेंगे। 31 दिसंबर तक ऑप्शन उसको हम लैप्स कर चुके हैं। अब जो हमने सोचा था कि रिट्रोस्पेक्टिव रिडक्शन करेंगे, अब हमने दोनों रेवेन्यू अधूरे बुक किए हुए हैं, वो हमारी बोंगी थी। मुझे तो यही लग रहा है अब हमने दोनों रेवेन्यू अधूरे बुक किए हुए हैं। हमने 48 के एतबार से बुक किए हुए हैं, और अब रेवेन्यू किसके एतबार से बुक हो जाने चाहिए? आप मुझे बता दें, सिंगल एंट्री जरा मुझे सही करवा दें पहले। सिंगल एंट्री हो यार, रिफंड लाइबिलिटी छोड़ना यार, आसान सी बात कर। कितना रेवेन्यू 5 दफा गलत बुक किया? 2 मिलियन का रेवेन्यू। जैसे मर्जी कर लें यार, जैसे आपको समझ आ रहा है। मुझे ये लग रहा है रेवेन्यू था कितना? 50 फी यूनिट, फी यूनिट 50। मैंने कितना बुक किया? 3 का भी 48 पे और 2 का भी। अब कितना रेवेन्यू अंडर बुक्ड है? जरा हिम्मत कराएं। 10 ज़रब 5 ज़रब 5 यूनिट ज़रब 2 मिलियन, 10 का रेवेन्यू बुक कर लें। अब ये जो 10 का रेवेन्यू बुक किया है, इसके बदले इंशाल्लाह सिंगल एंट्री सही चलाया करें, बाकी काम हल हो जाएगा। इसके बजाय आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट में बैलेंस भी देख लें। 10 पड़ा होगा, कैलकुलेटर पकड़ें। प्लस 150 माइनस 144, 6 इसका सोचा था रिफंड करेंगे, रिफंड करेंगे, सस्ती चीज बेचेंगे, वो जो भी हो। 6 इस मद में सोचा था और 4 इस मद में सोचा था। तो वो जो 10 ऑलरेडी हमने लाइबिलिटी में रखा हुआ है, अब वो सारा उठा के कहां डाल दें? लेकिन मैंने तो रेवेन्यू आपको खुद निकाल के दिया है क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल है। अब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट कर दें। कितने से? बैलेंसिंग तो गलत है, बैलेंसिंग में लिख सकते हैं या 150 माइनस 144 जमा 150 माइनस 144 जमा 4। वन बाय वन जी। अच्छा हाँ, अगर रिफंड लाइबिलिटी वाली होती तो रिफंड लाइबिलिटी डेबिट कर देते इधर। दोनों डिफरेंट अकाउंट्स, फिर इसका भी नाम रिफंड लाइबिलिटी रखता मैं, अगर उधर से रिफंड लाइबिलिटी निकालता तो फिर इसका भी नाम रिफंड लाइबिलिटी। अच्छा मुझे सिर्फ इस एंट्री के बाद बैलेंस बता दें कितना पड़ा हुआ है। यार वो फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस निकालते थे, उस तरह कर लें। बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 150 क्रेडिट माइनस 144 क्रेडिट पड़ा हुआ है। क्रेडिट को कैसे खत्म करूं? डेबिट करके। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, बस सिंगल साइड एंट्री के सही चलाइएगा, दूसरी खुद ही ऑटो पे सही चलेगी। करंट लाइबिलिटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। क्या? एक मिनट, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। इन दिस एंट्री 3 चीजें सोचने की जरूरत नहीं थी, 2 चीजें पक्की पक्की सोच सकते थे। 2 चीजें पक्की पक्की कैसे? एक मिनट, वन बाय वन, रिलैक्स गाय, वन बाय वन। 2 चीजें सोच सकते थे। नंबर 1, BL परचेज 2 boats at the inception. We expect that the discount target will be met.
इसकी बुनियाद पर रेवेन्यू की फिगर हर बंदे ने सही निकालनी थी। सरकार अगले साल पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन अगला साल, पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन अगला साल, रिसीवेबल। तो ये दोनों हर बंदे ने सही लिख लेने थे और आप रिफंड लाइबिलिटी लिख दो इफ इट सीम्स लॉजिकल। रिफंड लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटी है चार वापस करने की, डिस्काउंट देने की लाइबिलिटी है। तो इस एंट्री में तो अल्लाह का शुक्र है मैं वो वाली चीजें जो आपको बताऊं, ये वाली क्रिस्टल क्लियर थी, ये वाली क्रिस्टल क्लियर थी, इस एंट्री में ये वाली क्रिस्टल क्लियर थी, इस एंट्री में ये वाली क्रिस्टल क्लियर थी, इस एंट्री में ये वाली क्रिस्टल क्लियर थी। इफ यू वांट टू हाईलाइट यू कैन। सिंगल एंट्री बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। तो जाहिर बात है आधी सही हो आधी गलत हो, आधी के नंबर मिलेंगे। ये तो आपने अजीब सी बात कर दी है। नहीं चलें फिर कान बंद कर लें। क्या अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात है, कोई जरूरत नहीं। अच्छा मैं हाथ दोगे नहीं, उनको बताएं, ये वाले साहब को बिठाएं, उन्हें चाय शाय पिलाएं। पास पेपर क्वेश्चन 13 निकालें, पास पेपर क्वेश्चन। उनको पता चलेगा सीए में क्या, आर्टिकल्स में भी इसी तरह होगा कि आपको पेरेंट्स लेने आएंगे, ऑब्वियसली दे हैव टू वेट फॉर 1 और 2 और 3 आवर्स। बड़ा नॉर्मली होता है ऐसा, दे विल बी यूज्ड टू। निकालें जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13। कमाल सवाल है, इसका पार्ट 1 आपका होमवर्क है, पार्ट 2 मैं करवाने लगा हूं। मैसेज कर दें उनको। पेज 514 भाईजान, ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आपका होमवर्क है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन याद है, एक क्लास में पार्ट बी में की थी। चलें जी, सवाल आ गया जिसका इंतजार था, कमाल सवाल बना दिया बनाने वाला। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 13 10 तुर। चलो उससे टिश्यू टेटर से मिटा दो, टिश्यू टेटर से मिटा दो भाई, वो पता चलाएं डस्टर। पढ़ें जी पॉइंट 2। यार आप मिटा दो, बस बैठ जाओ दानिश। अच्छा इधर रख दो, इधर रख दो, वो भाई आ रहे हैं। हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह हमने ब्रेक से पहले ये वाला जरा ओवर करना है। क्वेश्चन नंबर 13, अटेम्प्ट 1980 की है। किताब नहीं लेनी, नहीं खुद अपने आप को स्यापे में डाले रखना है। 1000-1200 नहीं खरीदना एक दफा। ऑन यकम जनवरी 1300 ऑन यकम जनवरी 2022। भाईजान आप तो एक टीचर की किताब नहीं खरीद सकते, हम पहले दिन जाते थे 4-5 किताबें खरीद के आ जाते थे आराम से। तो अजीब बातें करते भाई, माल पे नजर ना रखा करो, अल्लाह के खजानों पे नजर रखा करो, वरना फिर बड़े होके भी माल पे। एक साहब के कोई भी बता रहा था कोई 50-60 कनाल जमीन है, फिर भी हर वक्त बैठ के पैसों की बातें कर रहे होते हैं। तो इसलिए माल पे नजर ना रखा करो, अल्लाह के खजानों पे। ऑन यकम जनवरी 2022 RL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जाने तो चले जाए। RL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जी मैं खुशी से कह रहा हूँ, RL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिसेंट लिमिटेड, लेकिन मेंटली प्रिपेयर भी कर दिया फ्यूचर के लिए, फॉर सेल ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेट ऑफ आर्ट 3D प्रिंटर्स। स्टेट ऑफ आर्ट मींस बड़ी खास किस्म के 3D प्रिंटर्स हैं। एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट या सोल्ड? एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये जरा जहन में रखिएगा, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आइडेंटिफाई सेपरेट वादे, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। पता है क्या हमारी डील वाली प्राइस होती है, हमारी डील वाली प्राइस ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके बाद एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, लेकिन इन दोनों के दरमियान पहले फेयर वैल्यू निकालनी होती है चीज़ों की, स्टैंड अलोन प्राइस। और फिर जिस चीज़ का रेवेन्यू जैसे जैसे सर्विस रेंडर करें या गुड्स डिलीवर करें वैसे वैसे रिकॉर्ड करें। बड़ा मजे का सवाल है। द कॉस्ट एंड द स्टैंड अलोन प्राइस। अच्छा कुछ बच्चों को ये पता नहीं चला था क्या चीज़ है, क्योंकि उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा था, फिर में परेशान रहे, फिर बाहर निकल के कह रहे थे तूने इसका क्या किया था। तो किसी अच्छे बच्चे ने कहा भाईजान ये ओ
पता नहीं सीधी सीधी सी चीजें होती हैं, दही बनाई होती है। द कॉस्ट एंड, सर कभी आप पेपर में बैठ के देखें, द कॉस्ट एंड स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलोज। रशीद पर यूनिट सी तेरी खैर। तो मेरे ख्याल से ये टेबल हम बना लेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर क्या कहते हैं पर यूनिट पे, और फिर एंड पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे डाटे पे। अच्छा इसको छोड़ो यार, ये तो कॉस्ट है, इसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट टाइप, तो इसको इंशाल्लाह देख लेंगे। इसकी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट टाइप होगी। मुझे सिर्फ क्या चाहिए थी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस, तो इसके ऊपर लिख लें स्टैंड अलोन प्राइसेस। नहीं इसको काटना नहीं है, मतलब ये कि अभी आप यूज ना करें, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट टाइप एंट्री में करवा दूंगा। तो हमारी ये सेल आ गई तीनों चीजों की, हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की सेल प्राइस उसने इकट्ठी दी हुई है, पता नहीं क्या फटा है, देखते हैं आगे। सॉफ्टवेयर अपग्रेड देने हैं इसने हमें टू नेक्स्ट वर्जन, अगले वर्जन में कुछ अरसे बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके देगा। इसकी स्टैंड अलोन प्राइस है 500, और टोटल कितना हो गया, 4100 हो गया ना। एंड मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर 1 ईयर, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, कोई भी वजह होगी, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 क्लास हमने क्लास में किए थे, 2-3 सवाल। अगर किसी चीज़ की स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल ना हो, आप एक था कि मार्केट असेसमेंट अप्रोच लगा दें। मार्केट असेसमेंट अप्रोच का मतलब ये था कि किसी और की रेटिंग क्या है, हमारी चीज़ की रेटिंग क्या है। एक तरीका था कॉस्ट प्लस अप्रोच लगा दें, और एक तरीका था रेजिडुअल अप्रोच लगा दें। RL sells 3D printers हार्डवेयर along with सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम सॉफ्टवेयर के साथ ही बेचते हैं। एज हार्डवेयर कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द सॉफ्टवेयर। 1 मिनट खामोशी से हाथ खड़ा करके कोई लफ्ज बोलें। एक्सेलेंट। डिस्टिंक्ट नहीं है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। कल वो जो मैंने बात की थी, जो iOS सॉफ्टवेयर और उसका हार्डवेयर, क्या मैं ये सॉफ्टवेयर, अच्छा अब डिस्टिंक्ट होने के लिए थी इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हो, और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हो, सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहा हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैन आई, अब इसमें 2 सवाल थे इन इट सेल्फ वाले में, कैन आई यूज द सॉफ्टवेयर ऑन इट्स ओन विदाउट हार्डवेयर? Can I use this software with other resources readily available with me? नहीं, इन्हीं से हार्डवेयर मुझे लेना पड़ेगा। तो अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंटिटी इज सेलिंग देम कंबाइंड फॉर्म। इसका मतलब है अगर सवाल में लिखा होता ना, दिस एंटिटी एंड अदर एंटिटीज आर ऑल्सो सेलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेपरेटली, फिर मैं क्या कह देता, ये दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, 3D प्रिंटर हार्डवेयर अलोंग विद, हमने भी इकट्ठे बेचा क्योंकि हार्डवेयर यूज नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसी लाइन लिखी होती ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बाकी लोग इकट्ठे मार्केट में अलग अलग बेच रहे हैं और इनका हार्डवेयर लेके किसी और का सॉफ्टवेयर लगा लो, तो फिर ये डिस्टिंक्ट हो जाती। और आईकैप का अल्लाह भला करे, मैं आईकैप की तारीफ करूंगा, उसने इन दोनों की सेल प्राइस इकट्ठी दे दी। इसलिए जिन बच्चों ने इनको अलग अलग समझ भी लिया था, मजबूरी में एंड में आके जब उन्होंने वो टेबल बनाना था ना, वो जो 3 लाइनों का हम टेबल बनाते हैं, तो उसमें मजबूरी इनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बच्चों को इकट्ठा लिखना पड़ा था, क्योंकि इन दोनों की प्राइस ही इकट्ठी दी हुई है, तो अलग अलग हो ही नहीं सकती। अगर खुदा ना खास्ता अलग अलग भी दी होती तो इस लाइन की वजह से इकट्ठी करनी पड़नी थी। तो लिखें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सर्कल लगाए, ये दोनों एक पीओ हैं, ये दोनों एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अच्छा आगे अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है। द 3D प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट सॉफ्टवेयर अपग्रेड। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना जरूरी नहीं है, पुराने सॉफ्टवेयर पे 10 साल भी चलते रहो, और अल्लाह का शुक्र है कई सॉफ्टवेयर हम भी, मैं भी, आप घरों में यूज़ कर रहे हैं, कभी अपग्रेड नहीं किया। विंडोज़ 7, विंडोज़ 98, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं तो विंडोज़ 95 पे चल रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए बगैर भी कई साल चलते रहते हैं। माइंड स्वीपर अगर अगले में नहीं मिल रहा तो माइंड स्वीपर गेम खेलने के लिए हम पुराने भी गुजारा चलाते हैं। अच्छा
द गेम होती है एक, द 3D प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट सॉफ्टवेयर अपग्रेड। 3D प्रिंटर फंक्शनल रहते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बगैर, एंड मेंटेनेंस के बगैर भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चल सकता है। इसका मतलब है ये दोनों चीजें कोई जरूरी नहीं है हार्डवेयर के लिए, लेकिन क्या जरूरी है? सॉफ्टवेयर। इस और ये दोनों चीजें जरूरी नहीं है। RL sells software upgrade upon release to its customer। भाईजान, हमाद साहब, अहमद साहब, RL sells software upon release। सॉफ्टवेयर अपग्रेड किस वक्त डिलीवर होगा? जब हम रिलीज करेंगे। इसका मतलब है, बता दें इसका रेवेन्यू कब बुक करेंगे? जैसे ही रिलीज किया इनको भी डिलीवर कर देंगे। रिलीज करने का क्या मतलब है? अपग्रेड बनाने में कंपनी को टाइम लगता है ना। आपने अपने मोबाइल इस्तेमाल करें, 3-4 महीने बाद नया अपग्रेड आता है। जैसे ही अपग्रेड रिलीज किया, इंशाल्लाह सारे कस्टमर को हम डिलीवर कर देंगे। हम सेल कर देंगे अपग्रेड जैसे ही मार्केट में रिलीज होगा। अगर हमारे साल रिलीज हो गया तो इसका रेवेन्यू भी बुक कर लेंगे, अगर हमारे साल रिलीज ना हुआ तो इसका रेवेन्यू नहीं बुक करेंगे। अच्छा जी, हाउएवर RL डज नॉट प्रोवाइड मेंटेनेंस सपोर्ट। RL मेंटेनेंस सपोर्ट लोगों को देता ही नहीं, इसलिए इसकी प्राइस इसे पता ही नहीं। RL मेंटेनेंस सपोर्ट लोगों को देता ही नहीं, बट वेंट अगेंस्ट इस पॉलिसी। लेकिन हम अपनी पॉलिसी के खिलाफ जाके इसको मेंटेनेंस सपोर्ट देने को तैयार हो गए हैं। अब अगेन पॉलिसी के खिलाफ तो चले गए हैं, लेकिन कॉलेज वाले जो है वो किसी के, मिसाल के तौर में कहूंगा, कॉलेज वाले मालिश करते ही नहीं। अब आपके जो है वो दर्द हो रही है पाँव के अंदर, तो कॉलेज वाले मालिश करें। अब हाउएवर कॉलेज वेंट अगेंस्ट द पॉलिसी, और बच्चे ने कहा मैं बहुत थका हूं, ये है वो है, मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं। कॉलेज वालों ने कहा आ जाओ तीनों मालिश करिए। अब तो कॉलेज वेंट अगेंस्ट पॉलिसी। अब अकाउंटेंट बेचारा परेशान है, व्हाट इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, आमतौर पे कितने के? तो कॉलेज वालों ने कहा हमें क्या पता, हाँ हम इधर मालिश भी की सर्विस दे रहे हैं। तो अब दो वी आर रेंडरिंग अ सर्विस एंड वी आर क्या कहते हैं, सेटिस्फाइंग अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बट वी हैव वेंट अगेंस्ट द पॉलिसी। तो कोई नहीं, फेयर वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं। मार्केट में देख लेते हैं मालिश कितने की हो रही है और हम कितने लेवल की कर रहे हैं। हमारी मालिश के बाद कस्टमर ने हमें 2 स्टार दिए, मार्केट में कोई मालिश करता है उसके 3 स्टार मिलते हैं, वो कितने पैसे लेता है, वो करके एक फेयर वैल्यू निकालने का तरीका है। दूसरा कॉस्ट प्लस मार्जिन, यानी कि हमारे बंदे को हमने कितने पैसे दिए। कॉलेज में किसी ऑफिस बॉय को ही कहा होगा ना यार ये काम कर दो, तो ऑफिस बॉय ने कहा होगा सर 1000 रुपये हमें दे दें, तो 1000 में कुछ प्रॉफिट डाल के, तो इस किस्म की कहानी है। अब यहाँ ज़रा रुक जाएं, इस फड्डे को ज़रा हल कर दें। ये ना इसकी प्राइस निकाल दें, तीन तरीकों में से कोई तरीका भी लगा दें। कौन कौन से तरीके आपको बताएं? अच्छा पहले 1 मिनट, ये पहले प्राइस पढ़ लें। ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू CL एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4 मिलियन। तो मोहतरम इस वक्त ये कहानी है, ये कहानी है जी। डन, ये स्टैंड अलोन प्राइसेस अवेलेबल हैं। ये क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस, ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस। हमने अब प्रिंटर्स जो बेचे हैं, ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस। ऑन 1 जनवरी वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रिंटर्स। और प्रिंटर्स में फिर 3 चीजें हम दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल कितने के बेचे हैं हमने? तो व्हाट इज 4 मिलियन? डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस इज 4। अब वो जो टेबल है मैं जबरदस्ती इधर ही बना रहा हूं आज। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस एंड ट्रांजैक्शन प्राइस। अब आप मुझे ये बता दें कि मैं कौन कौन सी अप्रोचेज यूज कर सकता हूँ। मार्केट असेसमेंट अप्रोच नहीं दी हुई, किसी और की प्रोडक्ट की रेटिंग हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं दी हुई, वो फेल हो गई। रेजिडुअल अप्रोच लगा लेते हैं, वो चपेड़, जवाब नेगेटिव आ गया। क्या करूं? रेजिडुअल अप्रोच लगे, जवाब नेगेटिव आ गया। कॉस्ट प्लस अप्रोच लगा लें, एक्सेलेंट। कॉस्ट प्लस अप्रोच लगा लें। मार्कअप मार्जिन मिसिंग है। रोल भी गए थे, चस भी नहीं आई। क्या करें, क्या करें? रेजुलर अप्रोच भी नहीं लगा सकते। 4 में से ये दोनों माइनस किया, 4000 है ना यार, 4000 में से ये माइनस किया, जवाब नेगेटिव आ रहा है। रेजुलर अप्रोच फेल। दूसरी अप्रोच कॉस्ट प्लस अप्रोच, मार्कअप मार्जिन नहीं अवेलेबल, मार्केट रेटिंग नहीं अवेलेबल। तो आईकैप ने बड़ा आसान सा काम किया। आईकैप ने कहा मार्कअप मार्जिन इनका निकाल लो,
इनमें से निकाल लो हाँ कहते हैं इनका यूज कर लो, या फिर ये नोट दे के आज मैंने सवाल नहीं सवाल करना तो डेडलॉक में हाँ ये यार आई कैप ने सही निकाला है यार, बंदा सही फंस गया था यार, हीर है यार आई कैप, बंदा निकाल दिया यार उसने। तो इनका मार्का मार्जिन निकाल लें, जरा कैलकुलेटर पकड़ें, किसी एक का निकालने चले। वैसे मैंने घर में निकाल के आज सुबह देखा था, दोनों का सेम निकल रहा था, दोनों का सेम निकल रहा था। चाती मारें जरा, 350 नहीं सरकार, 350 नहीं 150 भाई, 150 यार क्या हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 500, 150 डिवाइडेड बाय कंसोलिडेशन प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100, 30% मार्जिन निकला है, मार्कअप नहीं निकला, मार्जिन निकला है, मार्जिन। अच्छा अब जो है वो 30% मार्जिन निकला है। अच्छा यार वैसे मेरा मशवरा है मार्कअप निकाल लें, क्योंकि कॉस्ट अवेलेबल है, बाद में आप कंफ्यूज ना हुए, इंशाल्लाह टैकल तो फिर भी हो जाएगा। मार्कअप निकाल लो, मार्कअप 150 डिवाइडेड बाय 350, 42.85%, जो मर्जी कर लो, कोई मसला ही नहीं। मार्कअप निकालो, मार्जिन निकालो, इनका भी निकालें, इनका भी निकाल के देखें। नहीं मार्जिन नहीं, मार्कअप निकाल लो, यही आ रहा होगा फिर। 1800 जमा 720, नहीं पहले ना 3600, देखो ना ये कॉस्ट है, ये सेल है, प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट व्हाट इज सेल 3600, व्हाट इज कॉस्ट 25, ज्यादा हो गई है, मुझे प्रॉफिट बताएं आप लोग। 10, तो 1080 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कर दें 2520 इंटू 100, तो मैंने दोनों का मार्कअप निकाल लिया। अभी घर जाके किसी ने पूछना है मैसेज करके, यार फिगर कितों आई थी 1080, ये 1080 क्या है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, और ये क्या है, कॉस्ट। सर कहां से आई है कॉस्ट, ये कॉस्ट, प्रॉफिट कहां से आया है 3600 माइनस कॉस्ट। लेकिन जब ये एक अवेलेबल है तो फिर मुश्किल से क्यों निकालना, एक को यूज कर लेना, छोड़े पर है ना, इन चक्रों में क्यों जाना, बस इसी से निकाल लें। आप बता दें जी 210 किस पे पड़ा हुआ है, कॉस्ट पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ठीक है, आप बता दें जी 210 किस पे पड़ा हुआ है, मैंने किस पे लेके जाना है, 300 आ गया एग्जैक्ट। तो लिखें दूसरी प्रोडक्ट्स का मार्कअप निकाल के इसमें यूज किया है, दूसरी प्रोडक्ट्स का मार्कअप निकाल के इसमें यूज किया है। दूसरी प्रोडक्ट्स का मार्कअप निकाल के इसमें यूज किया है। अगर मार्जिन निकालते 30 तो कैलकुलेटर पकड़ते क्या करते, फिर भी यही जवाब आता है यार 300। कुछ बच्चे पूछते हैं मार्का मार्जिन निकालने से जवाब बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। मार्जिन कितने, अभी निकाला था 30%, मार्जिन कितने, फिर मेरे भाई फॉर्मूला पता है क्या बनता, मार्जिन, फिर फॉर्मूला ये बनता, जब फॉर्मूला ये बनता 210 पड़े 70 पे, आज आके खोती बोर्ड थले वही 300। ये इंट्रो की क्लास के पहले दिन बच्चे बोल दो, बच्चों ने भाग जाना सीए करके ये सुननी है बातें, आज आके खोती बोर्ड। मैं इस तरह की बातें बोल रहा हूँ, आप तो यूज टू हो गए ना, आपको फील नहीं होती। वैसे अपना हल्का है बाब ऐसा रखिएगा कि ज़बान का अल्फाज लोग सही इस्तेमाल करते हो। ये तो हमारा मुहावरा हमने बोला है, हमने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, हमने तो नहीं कोई बात नहीं वाला चक्कर नहीं है।
आपका बच्चा पूरा पूरा दिन आवारा कर दी, शाम को कोई बात नहीं, तो अकल लगानी होती है, अकल भी कोई चीज़ है। आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जो आपके दिल को बुरी लग रही हो, फिर आप उसको अगले को माफ़ कर दो। अच्छा जी, तो यार फटाफटा डाल के ये फाइनल फिगर क्या निकली है? 300। अब हम कितने बड़े साइंसदान हैं, नॉट एप्लीकेबल को 300 में बदल दिया। चलें जी, इनको स्टिल छोड़ें। ये कॉस्ट अब जाके पता चला ये कॉस्ट क्यों दी हुई थी। स्टैंड अलोन प्राइसेस उठाएं और सवाल शुरू करें। वर्किंग नंबर 1, स्टैंड अलोन प्राइसेस, ट्रांजैक्शन प्राइस। Excellent. Hardware and is a single performance obligation because we do not use this hardware without software. Upgrade, maintenance, ना ना अभी नहीं, अब इसके बाद जो फिर करना है करें। इसमें आप लोगों ने ना वर्किंग 1.1 में ये 300 की वर्किंग शो करनी है पेपर में। वर्किंग 1.1 में 300 शो करना है, एग्जामिनर को कैसे निकला था। भाई डिस्कशन क्लास नहीं चल रही, वन साइडेड क्लास चल रही है। ननकाना भाई डिस्कशन करनी है मेरे से करें। फारक से सवाल आया था पिछली टर्म में, उससे पिछली टर्म में सवाल आया था काम का। अब आपकी अच्छा, और यार हर सवाल में आधे नंबर लेने होते हैं, हमने तो अपने बड़ों से ये सुना था, इस वजह से रिलैक्स होते थे। क्या अब इतने फारग हैं आप लोग हर सवाल में भी आधे नंबर नहीं ले सकते? असल में कोई टॉपिक छोड़ने से बंदा परेशान होता है, या टॉपिक का सब टॉपिक छोड़ने से। तो ये रिस्क ना लीजिएगा, टॉपिक या उसका सब टॉपिक छोड़ दे। अच्छा, एज पर द पेमेंट टर्म्स, थोड़ा सा जरा साइलेंस। एज पर द पेमेंट टर्म्स CL paid 30% on Yakam January 22. 450। इस 1 रुपए को देखें, कोई टैली करना जरूरी नहीं होता। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अभी भी नहीं टैली हुआ। 272। इस 1 रुपए को टैली करना जरूरी नहीं होता फिर बाद में। सील्स टैक्स में इस तरह की वर्किंग होती थी, अपोर्शनमेंट वर्किंग 2, तो उधर भी ये समझाया था, इधर आके फिर वही बात करने फायदा क्या। अच्छा, एज पर द पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स तो अलग चल रही है, रेवेन्यू की कहानी अलग चल रही है। ये सरकार अब अपनी अपनी कहानियां चल रही होती हैं। एज पर द पेमेंट टर्म्स, फूल ही गिरा क्या हुआ, चाहे देख इधर। एज पर द पेमेंट टर्म्स CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी। भाई अब ना आपने ढूंढना इन तीनों चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़, ये चीज़ डिलीवर होगी, ये भी डिलीवर होगी, और ये विद द टाइम रेंडर होगी। अब देखने कौन कौन सी चीज़ डिलीवर होगी है कब, और कौन कौन सी चीज़ रेंडर होगी है कब। सॉफ्टवेयर अपग्रेड तो मेरे ख्याल से मैं तो यही होता है कि किसी दिन उठते हैं सुबह, पता चलता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया हुआ है, और वो 1 सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, या 5-10 मिनट के अंदर। सॉफ्टवेयर अपग्रेड तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं होता कि हम आपके सिस्टम में अपग्रेड करने लगे हैं और अप्रैल से लेके जून तक अपग्रेड हो रहा हो। अपग्रेड ओवर टाइम नहीं हो, अपग्रेड तो है जो है वो आता है और अपग्रेड हम करते हैं और थोड़ी देर बाद अपग्रेड हुआ होता है। आगे चलें। हाँ, नहीं, नॉट, इट इज नॉट अ सर्विस, इट इज टाइप गुड्स कि बस अपग्रेड आया, बटन दबाया अपग्रेड हो गया।
अच्छा ना करना ये काम क्लास। अच्छा, एज पर द, बोल कौन रहा है, एज पर द पेमेंट टर्म्स CL पे 30% ऑन साल का पहला दिन, साल के पहले दिन उसने दे दिए 30%, वाइल 50% वॉज पेड एट द टाइम ऑफ द, डिलीवरी अलग से बातों बातों में डिलीवरी भी बता गया, वाइल 50% वॉज पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रिंटर। अच्छा जी, प्रिंटर का रेवेन्यू कब बुक करना है? 1 मार्च को, जब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों डिलीवर हो रहे हैं। एंड रिमेनिंग 20% विल बी पेड इन फरवरी, और बकाया पैसे कब मिलेंगे? फरवरी में। अब 30% पैसे 1 जनवरी को, और भाईजान सरकार इसको तो छोड़े ना, अब 30% पैसे 1 जनवरी को, 50% जब डिलीवरी भी होनी है, और 20% अगले साल। ये तो कहानी होगी कैश की, ये सिंगल एंट्री होगी। इंशाल्लाह सिंगल एंट्री हमारी गलत नहीं होगी, अब सिंगल एंट्री हमारी गलत नहीं होगी। कैश डेबिट कितना 1200 बनता है, कैश डेबिट 1200, कैश डेबिट 2000, और फिर बाकी रिसीवेबल ही होगा, ठीक है। तो कैश डेबिट 1200, कैश डेबिट 2000, और बाकी फिर अभी रिसीवेबल में ही जा सकता है, या जो भी होगा बाकी तो फिर अगले साल ही होगा, पता नहीं, वो भी डिपेंड करता है, सर्विस रेंडर करेंगे तो ही रिसीवेबल होगा। तो 20% तो नहीं आया इस साल। तो कैश की एंट्रीज 2 मैंने कर ली, सिंगल एंट्री जो मेरी गलत नहीं होनी चाहिए। कैश डेबिट 1200, कैश डेबिट रकम 2000, और एक डिलीवरी भी होनी है। तो रेवेन्यू क्रेडिट 3273 से मैंने रेवेन्यू क्रेडिट करना है। वेन एवर आई विल सेल और डिलीवर, एंड लकीली आई एम डिलीवरिंग इट ऑन दिस डेट, इसलिए मैंने डिलीवर का लफ्ज़ भी साथ लिख दिया। अब देखते हैं मेंटेनेंस सपोर्ट का क्या करना है, इसका कितना रेवेन्यू बुक करना है, और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का रेवेन्यू का बुक करना है। एट ईयर एंड 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। सेलर ने, कौन बोला है? एक्सेलेंट, अच्छा है यार, तो आज नहीं। एट ईयर एंड 80% work has been completed on the new version of printing software which is to be released in अगला साल, which is to be released in इसका रेवेन्यू कब बुक होगा? इसका रेवेन्यू कब बुक होगा? RL will sell it when it will be, तब बेचेंगे जब रिलीज होगा। कब बेचेंगे? अगले साल, क्योंकि अभी पूरा बना नहीं तो रिलीज कैसे कर सकते हैं जो चीज अभी तक बनी ही नहीं। 80% काम हो गया है सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे, 20% काम करके अगले साल इंशाल्लाह इसको रिलीज कर देंगे। तो ये लाइन से मिला के पढ़ें, वी विल सेल व्हेन वी विल रिलीज, बस वी विल टू ऑल इट्स कस्टमर को क्या करना है, वी विल सेल व्हेन वी विल, वी हैव येट नॉट रिलीज्ड, वी विल रिलीज इन अगला साल। हम रिलीज कब करेंगे? अगले साल। बता दें जी, सॉफ्टवेयर के अपग्रेड का रेवेन्यू का बुक करने, इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, या इसका कंट्रोल ट्रांसफर अगले साल होगा। तो जब कंट्रोल ट्रांसफर अगले साल होगा तो इसका रेवेन्यू भी अगले साल बुक होगा। अच्छा, ये ना कहिएगा कि सेलर इसका रेवेन्यू ओवर टाइम बुक कर ले, के ये ना कहिएगा कि सेलर इसका रेवेन्यू ओवर टाइम बुक कर ले। मैं 3 बातें आपसे करने लगा हूं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे जैसे आईफोन वाले बनाते रहते हैं मैं कंज्यूम करता रहता हूं, बल्कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा बन के एक ही दफा आता है। और सॉफ्टवेयर अपग्रेड कोई ऐसी चीज नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले हमारे घर आके बनाएंगे, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता जाएगा बेटे वैसे हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होता रहेगा, हमारा बनता रहेगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड। हां, ये मैं आपसे एग्री करता हूं, ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर मैंने उससे कोई सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करने को कही है
और वो मेरे प्रेमिसेस में आके चेंज कर रहा हो, और वो जैसे जैसे चेंज कर रहा हो वैसे वैसे मेरा जो है वो कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा हो, तो वो बात हो रहा है। लेकिन ऑल इट्स कस्टमर्स का मतलब है ये एक जनरल सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। जब ये जनरल सॉफ्टवेयर अपग्रेड है तो सेलर अपनी प्रेमिसेस में इसको अपग्रेड करेगा, और अपग्रेड एक ही दफा लॉन्च करेगा एट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन ही विल लॉन्च इट। और अगर मैंने अपनी रिक्वेस्ट पे बनाया होता तो फिर ऑल कस्टमर्स ना लिखा होता, फिर सवाल के अंदर लाइन लिखी होती कि मेरी रिक्वेस्ट पर वो अपने प्रेमिसेस में बना रहा है, और अगर अधूरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड छोड़ दिया तो वो मेरे से पैसे लेने का हक रखता है, और मैंने उसे मजबूर किया हुआ है कि तुम सॉफ्टवेयर अपग्रेड किसी और को नहीं बेच सकते। वो फिर कहानी लिखी होती तो वो और बात थी। ऑल इट्स कस्टमर का मतलब है ये मेरे लिए नहीं बना रहा। तो इसलिए 80% बना है, तो मुकम्मल कब बनेगा? अगले साल। तो सेल कब करेगा मुझे? अगले साल। तो सेल कब बुक होगी? तो इसका रेवेन्यू हमने बुक नहीं करना, इसका रेवेन्यू बुक नहीं करना। पीछे रहेगी मेंटेनेंस सर्विस, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं कितने अरसे का? फॉर 1 ईयर। शुरू कब से होगा? शुरू कब से होगा? कुछ भी नहीं लिखा बाय डिफॉल्ट, यकम मार्च से। यकम मार्च से, यकम मार्च से जब हो हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं तो साथ साथ गाड़ी में नहीं करते थे, गाड़ी बिकती थी उसकी मेंटेनेंस सर्विस, उसको डिले तो नहीं करते, पहले दिन से ही ऑनवर्ड रेवेन्यू बुक करना शुरू कर देते हैं। तो यकम मार्च से लेके 31 दिसंबर तक, 31 अगस्त तक, मादरत ईयर एंड के ऊपर 31 अगस्त पे आके मार्च से 31 का देखेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 6 मंथ का रेवेन्यू इंशाल्लाह हम इसका बुक करेंगे। तो इसका रेवेन्यू फुल बुक करने कब? यकम मार्च को। मैं आपकी सिंगल एंट्री सही करा रहा हूं, सही करें। कैश की एंट्रीज में करा चुका हूं दानिश, कैश की एंट्री, कैश डेबिट 1200 यकम जनवरी, कैश डेबिट 2000 यकम मार्च। बाकी भी सिंगल एंट्री सही करें। इसका रेवेन्यू फुल क्रेडिट करें यकम मार्च, इसका रेवेन्यू हमारे साथ बुक, इसका 31 दिसंबर को बुक होगा 6 माह का। तो ये अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं सिंगल सिंगल एंट्रीज करके आपके सामने लिख देता हूं ताकि इजी मार्क्स अचीव हो जाएं। लेकिन ये पेपर में कोई अप्रोच अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसको लिख के अभी काटने लगा हूं। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ फीलिंग योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि आप कंफर्टेबल फील करें। अच्छा यार, इस सवाल में ना कोई एक डेडलॉक होता है। इस लाइन को देख के लोगों ने कहा हुआ है कि यहां पे अजम्पशन लेके सवाल चला दिया करो, ना समझ आ रही हो तो कुछ लिख दो। क्या अजम्पशन ले सकते हैं बस कि 210 ही सेल प्राइस है, चला दो सवाल आगे, अल्लाह का शुक्र है, तो 400 चलो आगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसी जगहों पे तो डेडलॉक क्रिएट होता है। अब जो फंस जाते हैं वो एलोकेशन ही नहीं करते फिर आगे, तो ऐसी जगहों पे कोई ना कोई अजम्पशन लेके चलानी होती है। मैं आपको बताया था सीए फाइनल का एक पेपर था, मुझे इस बात समझ नहीं आ रही थी, तो वो थ्योरी का सवाल नहीं था, न्यूमेरिकल का सवाल था, लेकिन 13 से 14 लाइनें मैंने लिखी कि मुझे ये समझ आ रहा है सवाल से और मैंने ये अजम्पशन ली है। तकरीबन पौना सफ़ा बन गया था। वो लेने के बाद फिर अगले सफ़े से मैंने सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैंने कहा सरकार अब ये सोल्यूशन है, तो हाँ पास हो गया था। तो अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं और उसको बतानी पड़ती हैं भाई ना, खुद ही डेडलॉक क्रिएट कर दो। बाद में पता चलता है कि उसकी सारी बोंगियाँ मारी थी, लेकिन वो इम्प्रेस हो जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर सही की, ओके, पता चले इसको लीज समझ के डिस्काउंटिंग करके आगे पूरा सवाल सॉल्व, ये तो नहीं ना। उसको बताना होता है कि अजम्पशन ले रहे हैं। हाँ बता दें बिल्कुल, खास तौर पे कोई बोंगी हो तो। अच्छा एक मिनट 31 अगस्त मुझे अधूरी एंट्रीज करवा दें ताकि पूरी फिर मैं काट के दोबारा करूंगा। कैश सरकार 4000 ज़रब 10 ये एक की है, हमारे प्रिंटर 10 हैं। 4000 ज़रब 10 ज़रब 30%, ये कैश आ जाएगा। ना फिगर्स ना निकालें, मैंने प्रॉपर डबल एंट्रीज करानी है, मैं सिंगल एंट्रीज के याद नहीं डलवाना चाहता, लेकिन मैं आपको इजी मार्क्स बता रहा हूं कैसे गेन होते हैं। फिर उसके बाद कैश डेबिट 4000 ज़रब 10 प्रिंटर ज़रब 50%। उसके बाद बाकी अभी रिसीवेबल बुक ना करें, रिसीवेबल का रेवेन्यू से ताल्लुक होता है। अच्छा, और इसके बाद रेवेन्यू हिम्मत
हिम्मत हिम्मत 3 to बस 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 रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक होने, प्रिंटर बेचते ही रेवेन्यू बुक हो जाने, और रेवेन्यू पकड़े पकड़े पड़े इंटू 10 इंटू 6 बाय 12। तो ये एक तस्वीर आप कह सकते हैं। तो ये सिंगल एंट्रीज थी, लेकिन अब हम इंशाल्लाह डबल एंट्रीज करके चलते हैं। मेंटेनेंस तो यार जाहिर सी बात है, बाय डिफॉल्ट जिस दिन चीज डिलीवर होती है, यकम मार्च को प्रिंटर डिलीवर हुआ है ना, उसी दिन से फिर मेंटेनेंस भी राइज हो जाएगी। टाइम बेस पे रेवेन्यू बुक करेंगे। मेंटेनेंस का टाइम बेस पे रेवेन्यू बुक। मेंटेनेंस इज लाइक अ सर्विस। बस साहब मैंने तो तस्वीर खींचने को कहा था। चलें ये एंट्री करें पहली। कितना कैश? 10 क्या है? 10 पता चले पूरी क्लास में रोते रहे। स्टिल हैं कुछ लोग तो बोल रहे हैं। अच्छा जी, कैश डेबिट हो गया, कोई रेवेन्यू शेवेन्यू नहीं है, क्या करें? कैश डेबिट हो गया, ना प्रिंटर डिलीवर हुआ वो यकम मार्च को होने, ना सॉफ्टवेयर अपग्रेड डिलीवर हुआ वो अगले साल होने। मेंटेन कचरे, सॉफ्टवेयर ही नहीं है और हार्डवेयर ही नहीं है हमारे पास, मेंटेन किसको करना है? 12। तो ये वो सवाल था जो सुबह मैंने प्रेजेंटेशन कराई थी। कैश पहले आ गया कैश पहले आ गया, और अल्लाह का शुक्र है वही वाला सिनेरियो होना है। सिंगल एंट्री मारें, सिंगल एंट्री भी नहीं, कैश और रेवेन्यू की 2 एंट्री सीधी सीधी मारें जिसमें गलती का चांस नहीं है। कैश डेबिट बड़ा फख्र से मारें, 4000 ज़रब 10 20,000। कैश डेबिट मारें 20,000 से, हाइब्रिड में उठा के सबको। कैश डेबिट मारें 20,000 से, और रेवेन्यू क्रेडिट मारें 3273। क्या है? एक प्रिंटर की एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, अब मैंने कहा था बिला वजह ना रिसीवेबल ना बुक कर दिया करें, बिला वजह रिसीवेबल ना बुक कर दिया करें। क्या पता पहले कोई रिसीव हुआ हो। अल्लाह का शुक्र है ये बात आज की क्लास में तीसरी दफा हो रही है। बिला वजह रिसीवेबल ना बुक कर दिया करें, क्या कहता पहले कोई रिसीव हुआ हो। अब आप मुझे बताएं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 12,000। अब भी अगर एंट्री टैली नहीं हो रही तो मुझे यह लगता है कि एंटिटी ने परफॉर्म कर दिया है और कस्टमर ने अभी तक उतने पैसे, इसे क्या कहते हैं? एंटिटी हैज परफॉर्म्ड। इसे क्या कहते हैं? कस्टमर हैज परफॉर्म्ड। तो व्हाट आई थिंक एंटिटी हैज परफॉर्म्ड ऑफ 32,000 by delivering the goods and customer has only paid 32,000. Entity has performed for 32,730. Customer has only paid 32,000. तो 730 is receivable. अब ये बहस है कि ये रिसीवेबल है या कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। तो ये रिसीवेबल है क्योंकि मैंने सिर्फ अगले साल का वेट करना है, कोई प्रोग्रेस का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। इस बात को मैं कंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में कि रिसीवेबल है या कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। भाई है ना, मैंने आपको बता दी, अब कोई हल नहीं है। मैं ये चीज़ें करानी है तो करानी है, अब जिसने जाने जाए। अब सोवर क्या, अब इन द एंड आके यही करना था तो फिर पहले दिन से ही बता देते, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा छोड़ दें। वो अब आपकी मर्जी है, घर बैठ के लेना है, इधर आके लेना है, इट्स अप टू यू नाउ। अच्छा बोलें जी। अब एक दिन ऐसे ओवरडोज से नहीं की जा सकती कि जो समझ आया वो भी ख़त्म करें। 730। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार रिसीवेबल हो या कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो, अहमद ये अलग बात है बिल्कुल। सीधे सीधे नंबर तो लो। कौन से सीधे सीधे नंबर? जो सिंगल एंट्रीज के नंबर है वो नंबर लो, मजे करो। और एक आसान सी एंट्री करते हैं अब ईयर एंड पे।
ईयर एंड पे कैश तो अब कोई नहीं मिला मुझे, 4000 में से 272 12 महीने का है, क्योंकि ये 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है ना, मुझे उसकी कितने की चाहिए रेवेन्यू। एक प्रिंटर की 1 साल की सर्विस, 10 प्रिंटर की 1 साल की सर्विस, 6 महीने की सर्विस, 1360। थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसे खत्म कर दें, पड़ा हुआ है तो खत्म कर दें, नहीं पड़ा हुआ अच्छा, फिर कैश आ गया नहीं, अब मैं रेवेन्यू बुक करने लगा हूं, ना लायबिलिटी पड़ी हुई है ना कैश आ रहा है, तो आ जाके रिसीवेबल डेबिट कर दें। वही जो वो यार एंट्री बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आई कैप ने की नहीं हुई, मेरे भी दिल में था वो एंट्री करता, वो बता देता हूँ इनको, वो एंट्री बता देता हूँ, आई कैप ने सुस्ती की हुई। असल में इस सवाल में और बड़े मसले थे, तो शायद उसने टाइम, 2 एंट्रीज, एक एंट्री होगी, दो समझ लें एंट्रीज, या इन्वेंट्री की एंट्री होनी है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है ना, और इसका भी फिर 6/12 टाइप कुछ, क्योंकि ये साल की मेंटेनेंस है तो इसका भी 6/12, लेकिन ये तो पूरी कॉस्ट में चली जाएगी क्योंकि इससे रिलेटेड पूरा रेवेन्यू बुक हो गया। तो इसकी एंट्री अगर आप करना चाहें तो साइड पे लिख लें सोल्यूशन में अपने, यार मेंटेनेंस का जितना रेवेन्यू बुक हो गया उतनी कॉस्ट बुक कर लो ना, ये मैं कह रहा हूं। सर्विस में खर्चा तो होता है, कॉलेज वाले सर्विस देने खर्चा नहीं हो रहा कॉलेज वालों का, इन्वेंट्री होती है, सर्विस देने के लिए भी इन्वेंट्री बुक करते हैं, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस बुक करते रहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय एक्सपेंस डेबिट कर दो, बस खर्चे में डाल दो। हाँ जी बोलें, 25 सुस्ती की हुई आई कि अपनी ये एंट्री नहीं की हुई कर दें। अपग्रेड की तो यार कोई नहीं एंट्री हो सकती, 80%, हाँ अपग्रेड 80%, तो पिछले सवाल की तो 40% उसकी कर सकते हो, 350 का 80%, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस। यार बड़े बच्चे माशाल्लाह, यार आज छा गया तू, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन पूरी नहीं, 80% टू 80। कैश क्रेडिट, यार वो असल में ना सॉफ्टवेयर 80% बन गया है, तो 80% बन गया है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड 80% बन गया हमारे साल में, वो नहीं सवाल था 40% पे 150 मिलियन का बना है अभी, तो 80% 100% 350 का बनना है, तो इसका 80% फिर, बड़े यार तेज निकल रहे हैं बच्चे आजकल माशाल्लाह। इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, इसका भी 6 महीने का कर दिया, जान ले लें, ठीक है। इसको तो बस फिर कॉस्ट ऑफ सेल में डालें, फिर इसकी पहले फिर एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 6/12 से, पहले इन्वेंट्री बनाएंगे फिर कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 1, हाँ जी फर्स्ट की भी बनेगी, फिर इससे ऊपर वाली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 2520। असल में पता है ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक चीज की मिसाल दे देता हूं, बाकी इंशाल्लाह आपसे हैंडल हो जाएंगी। मैं एक चीज की आपको मिसाल देता हूं, ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, एक मिनट, ये लोग जा रहे हैं साइड पे, देखें जरा, सेल, एक मिनट, सेल 3732, ये लोग इस तरफ जा रहे हैं जरा, अच्छा खामोश, ये लोग इस तरफ जा रहे हैं, वो जो एक क्लास हमने कड़ी थी एक दफा 1800 जमा 720, भाई अब अगर थोड़ा सा आप लोगों ने पंगा डाला है तो उसे क्लोज भी करें,
पंगा डाला है तो सिख लो जी, वही मैं करने लगा हूं। ज़रब 10 25200। अब ये वाली एंट्री इसकी सेल की हो गई, ये वाली एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और इससे ऊपर एक एंट्री। अच्छा ये बात कर रहे थे आप, अच्छा कितने लोगों को याद आ गई ये बातें? इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 25200 25200। ये कॉस्ट ऑफ सेल की, ये सेल की, और ये इन्वेंट्री खरीदने की। अब जी इंशाल्लाह हम 7-8 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर पास मैंने आपको बताया फिर इंशाल्लाह सर तक हम क्लोज कर रहे हैं। फिर पास पेपर का क्वेश्चन 12 करना है और इसको हम पार्ट सी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, और साथ जो हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह एक डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन। इसके बाद छुट्टी, कुछ लोगों से मेरी कुट्टी। फिर असर के बाद वो मैंने जो दो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स थी, वो जो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कल जल्दी जल्दी नहीं की थी, वो दो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़नी है, आधा घंटा, वो पार्ट डी बनेगा। वो मैं कहूँगा आप बेशक घर ही जाके ले लीजिएगा, लेकिन अब मैंने पास पेपर क्वेश्चन 12 डिस्कस करना है और एक डिस्काउंटिंग का सवाल करना है, उस पर हमारे 40 मिनट लग जाने हैं। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट को तो अब अगली क्लास में फ्रेश होकर ज़रा मैं बताऊँगा। हाँ ये पार्ट ओवर कर दो।